शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था हमने पढ़ ली थी। अब हमको उसकी मुद्रा व्यवस्था और भी उसके कुछ फैक्ट्स हैं वो जानना है। तो सबसे पहले हम शेरशाह सूरी की मुद्रा व्यवस्था देखेंगे। इसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं। मुद्रा व्यवस्था, शेरशाह सूरी ने जो सिक्के चलाए हैं उस सिक्कों का आज भी यूज होता है, तो उनके नामों का यूज होता है, माफ कीजिएगा। तो हमको ये पढ़ने हैं कि आखिर में उसकी मुद्रा व्यवस्था में क्या विशेष था और उसने किस तरह की मुद्रा का यूज करा। तो सबसे पहली चीज जान लीजिए कि शेरशाह सूरी के समय 23 टकसाल थे। टकसाल, टकसाल जहां पे सिक्के ढाले जाते थे, तो शेरशाह सूरी के समय टकसालों की संख्या 23 थी। इसके अलावा शुद्ध सिक्के थे। शुद्ध सिक्के मतलब शुद्ध धातुओं से बने सिक्के थे, बिल्कुल उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं थी। शुद्ध धातु से बने सिक्के थे, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं थी। जो सिक्का होता है उसके दो साइड होती है। एक साइड में शेरशाह सूरी का नाम था, जबकि दूसरी साइड में चारों खलीफाओं के नाम थे। एक तरफ शेरशाह सूरी का नाम, शाह का नाम प्लस चारों खलीफाओं के नाम। ये एक साइड शेरशाह सूरी का नाम, दूसरी साइड चारों खलीफाओं के नाम थे। इसके अलावा जो भाषा थी वो अरबी और देवनागरी थी। भाषा अरबी और देवनागरी थी। अरबी और देवनागरी भाषा का इसमें उपयोग किया गया था। यह मुद्रा व्यवस्था है। अब इसके कुछ सिक्कों के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि किस किस तरह के सिक्के इसने चलाए थे और उसका क्या माप वगैरह था। तो पहले सोने के सिक्कों के बारे में जानेंगे। सोने के सिक्कों में एक है दिनार अशरफी या अशरफी। पहला जो सिक्का है उसका नाम है दिनार अशरफी या अशरफी। ये सोने का था, ये सोने का था और इसकी जो वजन था वो 167 ग्राम था। ग्राम लिख सकता हूं, 167 ग्राम के करीब था। इसको ग्रेन में नापा जाता था वैसे पहले। कितना था? तो 167 ग्राम। इसका जो अगला सिक्का है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, आज भी होता है, वो है रुपया। ये रुपये नामक सिक्के का यूज कर रहा है। ये चांदी का है और इसका जो माप है, जो इसका वजन है, वो 180 ग्राम है। 80 ग्राम का है। अगला जो इसका सिक्का है उसका नाम है दाम। ये तांबे का है और इसकी जो वजन है वो लगभग 380 ग्राम है। 380 ग्राम इसका वजन है। ये तीनों मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट सिक्के हैं। अगर आपको अगर वैसे इसके कुछ अन्य भी सिक्के हैं, अधेला, पावड़ी और दमड़ी, और पैसा भी है, पैसा और जीतल। इसकी माप देख लीजिए आप लोग। माप मतलब कि किस सिक्के का, जैसे 100 पैसे बराबर 1 रुपए होते हैं, तो वैसे ही कितने दिनार बराबर कितने रुपए बराबर 1 दिनार होता था। तो उसकी माप कुछ ऐसी थी कि एक अशरफी बराबर 9 रुपए होते थे। एक अशरफी बराबर 9 रुपए होते थे। इसी तरीके से 1 रुपए बराबर 64 दाम होते थे। 1 रुपए बराबर 64 दाम होते थे।
ये अशरफी बराबर रुपए, अशरफी। और 1 रुपए बराबर 64 दाम होते थे। इसी प्रकार एक अशरफी बराबर 576 दाम होते थे। एक अशरफी बराबर 576 दाम। ये कुछ इसकी माप थी, कभी अगर पूछने में आए तो आप लोग बता सकते हैं। एक इतिहासकार है स्मिथ महोदय ने इस रुपए के बारे में बोला है कि ये अंग्रेजों के समय तक चलता रहा। शेर शाह सूरी ने जो रुपए बताया है, स्मिथ महोदय के अनुसार शेर शाह का रुपया शेर शाह का रुपया अंग्रेजों के समय तक चला। के समय तक चला तो जानते रहिए आप लोग, फैक्ट्स हैं इसमें, कहानी जैसा कुछ है नहीं। अगला है सैन्य व्यवस्था, शेर शाह सूरी की सैन्य व्यवस्था। तो सैन्य व्यवस्था में क्या है, ये भी वही जो अलाउद्दीन खिलजी ने व्यवस्थाएं चलाई थी। दाग प्रथा, हुलिया प्रथा, उसको चला रहा है। दाग प्रथा, हुलिया प्रथा और अफगानों की नियुक्ति। इसकी समय में अफगानों की बड़ी मात्रा में नियुक्ति की गई है सेना में। ये 3 चीजें हैं इसकी सैन्य व्यवस्था में। अब न्याय देख लीजिए कि इसकी न्याय व्यवस्था कैसी है। अलाउद्दीन माफ कीजिएगा, शेर शाह सूरी की जो न्याय व्यवस्था है, तो शेर शाह सूरी हर शुक्रवार को खुला दरबार लगाता है। प्रत्येक शुक्रवार को खुला दरबार लगा रहा है। वहां पर कोई भी आ सकता है, वो न्याय पा सकता है। खुला दरबार लगाया। क्या कर रहा है, प्रत्येक शुक्रवार को खुला दरबार लगा रहा है। इसके अलावा पुलिस व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था इसकी बहुत ज़्यादा मतलब अलग है और बहुत अच्छी भी है। अगर अपन चाहें तो आज भी उसको लागू कर दिया जाए तो शायद अपराध खत्म हो जाए। पुलिस व्यवस्था में लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। इस व्यवस्था में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति है पुलिस में, उसकी जिम्मेदारी रहती है। अगर कुछ भी घटना होती है तो सारी जिम्मेदारी उसकी खुद की रहती है। जैसे अगर कहीं चोरी भी हो गई और अगर 1 लाख रुपए की चोरी हुई है, तो या तो पुलिस वाला खुद उस चोर को ढूंढ के लेके आएगा और उससे पैसा कवर करेगा, अन्यथा अपनी जेब से देगा। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो शायद ही कहीं अपराध हो सकें। तो इस व्यवस्था में लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो पुलिस है शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा अब्बास खान शेरवानी पुलिस व्यवस्था के बारे में बोलते हैं। खान शेरवानी ने शेर शाह सूरी की पुलिस व्यवस्था के बारे में बोला है कि इसके समय में अगर कोई बूढ़ी औरत भी आधी रात को अकेले घूमे तो भी उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, उसको भी कोई परेशानी नहीं दे सकता शेर शाह सूरी के समय। तो ये बोल रहे हैं कि बूढ़ी महिला भी आसानी से आधी रात को घूम पाती थी। मतलब कुछ फैक्ट्स हैं इसके, बड़े अच्छे फैक्ट्स हैं। इसीलिए हम शेर शाह सूरी को इतना याद करते हैं और इसीलिए एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है शेर शाह सूरी।
अब इसके कुछ निर्माण कार्य देख लीजिए। निर्माण कार्य, शेरशाह सूरी किस तरीके के निर्माण कर रहा है, तो इसका मकबरा है सासाराम में। मकबरा है ये अष्टकोणीय मकबरा है, मतलब इसके जैसे जो नॉर्मल कमरा रहता है उसके 4 कोण रहते हैं, पर यहाँ पे अष्टकोणीय है, मतलब ये कुछ ऐसे बना हुआ है। एक दो 3 4 5 6 7, एक और कर लीजिए, ये 8। ऐसा अष्टकोणीय मकबरा है इसका, जिसमें 8 कोण है, आसपास तालाब है और बीच में इसका मकबरा बना हुआ है। बहुत खूबसूरत मकबरा है, सासाराम बिहार में है। आप लोग कभी चाहें तो देख सकते हैं जाके। इसका ये जो मकबरा है उसके बारे में कनिंघम महोदय हैं इतिहासकार, कनिंघम महोदय, उन्होंने बोला है कि ये ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो ताजमहल से भी अधिक खूबसूरत कहा है। कहा है इसको, और साथ ही में इसको ये भी बोला है कि ये तुगलक काल की सादगी और शाहजहां के स्त्रीत्व को दर्शाता है। क्या क्या 2 चीजें दर्शा रहा है, एक तो तुगलक काल की सादगी, प्लस शाहजहां के स्त्रीत्व को दर्शाता है। ये इस मकबरे के बारे में बताया। ये जो मकबरा है ना सिर्फ ये शेरशाह सूरी का मकबरा है, बल्कि इसमें उसके पुत्र इस्लाम शाह को भी दफना रखा है। तो शेरशाह सूरी प्लस यहाँ पे इस्लाम शाह को भी दफना है। शेरशाह, ये दोनों का मकबरा है। एक और जगह है, ये कन्नौज को नष्ट करके शेरशाह नगर बसाएगा। एक और काम ये कर रहा है, कन्नौज को नष्ट करके किया और शेरशाह नगर बसाया। ये रोहतासगढ़ के किले बनवा रहा है। का किला, इसने रोहतासगढ़ के 2 किले बनवाए हैं। मैंने आप लोगों को जब शेरशाह सूरी के विद्रोह के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे खोखर विद्रोह करेंगे उसके खिलाफ, और खोखरों के विद्रोह को दबाने के लिए वो सिंधु नदी के तट पे रोहतासगढ़ का किला बनाएगा। तो एक सॉरी माफ कीजिएगा, झेलम नदी के तट पे, क्योंकि खोखरों का क्षेत्र झेलम और सिंधु के बीच में है, इसलिए झेलम नदी भारत के ज्यादा करीब, इसलिए वो झेलम नदी के करीब रोहतासगढ़ का किला बनाएगा। इसके अलावा वो सोन नदी के तट पे भी रोहतासगढ़ का किला बनाएगा। तो ये 2 जगह है, एक तो झेलम और दूसरा सोन नदी, इन दोनों के तट पे इसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया है। ये दीन पनाह नगर हुमायूं को नष्ट कर देगा और उसकी जगह पुराना किला या पुरानी दिल्ली बसाएगा। पनाह नगर या हुमायूं के नगर को नष्ट किया और पुरानी दिल्ली बसाई।
ये आज जो आप पुरानी दिल्ली देखते हैं वो इसी के समय बसाई हुई है। इसके अलावा किला एक कोही मस्जिद बनवाएगा, एक कोही मस्जिद बनवाई। ये भी दिल्ली में है। दिल्ली का छठा शहर भी बोलते हैं इसको, दिल्ली का छठा शहर बसाया। साथ में यहाँ पे 2 दरवाजे भी हैं, एक लाल दरवाजा और एक खूनी दरवाजा। ये 2 दरवाजे भी बनाएगा। ये एक और काम भी कर रहा है कि जो पटना है उसका पहले पटना नाम नहीं होता था, पाटलिपुत्र नाम था, उसका आधुनिक नाम पटना, नाम पटना इसी ने दिया है। ये जो आधुनिक नाम पटना है, 5वां छठा पॉइंट, आधुनिक नाम पटना भी कौन दे रहा है? शेर शाह सूरी दे रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसकी सड़कों को पढ़ेंगे कि इसने किस तरीके से सड़कों का निर्माण करा है। थैंक यू।